12 मार्च 1993 दोपहर के ठीक 1:28 मुंबई की हवा में हमेशा की तरह शोर था। शेयर बाजार की इमारत के बाहर भीड़ उमड़ रही थी, सड़कें भागती हुई दिखाई दे रही थीं और किसी को यह अंदाजा तक नहीं था कि अगले कुछ घंटों में यह शहर हमेशा के लिए बदलने वाला है। उसी समय अरब सागर के पार कराची के एक सुरक्षित बंगले में कुछ लोग नक्शों, फाइलों और टेलीफोन लाइनों के बीच बैठे थे। वहां मौजूद हर चेहरा जानता था कि यह केवल एक हमला नहीं बल्कि एक ऐसी छाया की शुरुआत है जो आने वाले कई वर्षों तक भारत का पीछा करेगी। उस कमरे के बीचों बीच बैठा था दाऊद इब्राहिम। मुंबई की गलियों से निकलकर वह अब पाकिस्तान की सरजमीन पर बैठा एक ऐसा नाम बन चुका था जिसके इशारे पर शहरों की सांसें थम सकती थी। उसके दाहिने हाथ की तरह काम कर रहा था छोटा शकील, जबकि दूसरी ओर टाइगर मेमन लगातार संदेशों और संपर्कों संभाल रहा था। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे खतरनाक हिस्सा यह नहीं था कि भारत का सबसे बड़ा अपराधी पाकिस्तान में बैठा था। असली भय इस बात का था कि उसके पीछे पाकिस्तान की गुप्त एजेंसी ISI खड़ी। सन 1990 के बाद भारत और पाकिस्तान के संबंध पहले ही तनाव से भरे हुए थे। कश्मीर में आतंकवाद बढ़ रहा था, सीमाओं पर गोलियां चल रही थी और दिल्ली की खुफिया एजेंसियां बार बार एक ही नाम सुन रही थी, ISI। लेकिन धीरे धीरे उन्हें समझ आने लगा कि यह एजेंसी केवल सीमा पर युद्ध नहीं लड़ रही, वह भारत के भीतर ऐसा जाल बुन रही थी जिसमें अपराध, पैसा, तस्करी और आतंकवाद सब एक साथ जुड़ते जा रहे। इसी जाल का सबसे बड़ा चेहरा था दाऊद इब्राहिम। मुंबई के बंदरगाहों, हवाला कारोबार और सोने की तस्करी पर वर्षों से अंडरवर्ल्ड का कब्जा था। दाऊद के पास आदमी थे, रास्ते थे और शहर के भीतर ऐसा नेटवर्क था जो पुलिस की नजरों से बच सकता। दूसरी ओर ISI के पास पैसा, हथियार और वह राजनीतिक मकसद था जिसके लिए उसे भारत के भीतर किसी ऐसे आदमी की जरूरत थी जो बिना किसी पहचान के काम कर सके। यही वह पल था जब अपराध और जासूसी की दो दुनिया एक दूसरे से मिल गई। कहा जाता है कि दुबई में हुई कुछ गुप्त बैठकों के बाद यह गठजोड़ पूरी तरह तय। दाऊद का गिरोह केवल तस्करी तक सीमित नहीं, उसके लोग अब पाकिस्तान में प्रशिक्षण ले। कराची और इस्लामाबाद के बीच बने गुप्त ठिकानों में नक्शे फैलाए जाते, भारत के शहरों की तस्वीरें दिखाई जाती और उन लोगों को चुना जाता जिन्हें वापस भारत भेजा जाना। मुंबई, दिल्ली, गुजरात और राजस्थान तक फैले तस्करी के रास्ते अब केवल सोना या नकली नोट नहीं ला रहे, उन्हीं रास्तों से हथियार, विस्फोटक और संदेश भी आने लगे। 12 मार्च 1993 को जब मुंबई में एक के बाद एक धमाके हुए, तब पहली बार भारत को यह समझ आया कि यह केवल अंडरवर्ल्ड का अपराध नहीं था, इसके पीछे कहीं अधिक बड़ा खेल चल रहा। धमाकों के बाद टाइगर मेमन और दाऊद दोनों भारत से बाहर निकल गए। कुछ ही दिनों में खुफिया एजेंसियों को खबर मिली कि वे कराची में, लेकिन पाकिस्तान ने हर बार यही कहा कि दाऊद उसके देश में नहीं। दूसरी ओर भारतीय एजेंसियों के पास उपग्रह चित्र थे, टेलीफोन रिकॉर्ड थे और ऐसे गवाह थे जिन्होंने बताया कि कराची के क्लिफ्टन इलाके में दाऊद के लिए एक पूरा सुरक्षित क्षेत्र बना दिया गया। समय बीतता गया लेकिन यह गठजोड़ और मजबूत होता गया। हवाला के जरिए करोड़ों रुपए भारत के भीतर भेजे जाते रहे, नकली भारतीय नोट सीमा पार से पहुंचाए जाते रहे। कई बार जब किसी बड़े आतंकी हमले की जांच हुई तो कहीं न कहीं दाऊद के लोगों, उसके पैसों या उसके संपर्कों का नाम सामने आ जाता। ऐसा लगने लगा था कि दाऊद अब केवल एक अपराधी नहीं बल्कि एक ऐसा हथियार बन चुका जिसे ISI भारत के खिलाफ इस्तेमाल कर रही है। दिल्ली में बैठे भारतीय अधिकारी भी यह सब देख रहे थे। अजीत डोभाल जैसे अधिकारी